भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई थी, मगर उसके अंदर है क्या? देश का क्या फायदा होने वाला है, अमेरिका का क्या फायदा होने वाला है? इस तरह के तमाम सवाल लोगों द्वारा पूछे जा रहे थे। विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था। तो इस बीच अमेरिका की तरफ से भी डिक्लेरेशन आ गया है और भारतीय जो मंत्री हैं उद्योग व्यापार के, पीयूष गोयल, उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। इंटरिम जो ट्रेड डील है उसमें तमाम पॉइंट्स निकल के आए। खासतौर पर जो बात हो रही थी कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया गया है, क्या उस पर टैरिफ नहीं लगेगा? तो तमाम ऐसे सवाल, उनके जवाब सामने आ गए हैं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथ विनय सुल्तान, जो इस पर विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर उस ट्रेड डील के अंदर है क्या, क्या खुला है, क्या नहीं खुला है, भारत में किसको क्या फायदा होने वाला है, सब विस्तार से बताएंगे। उससे पहले पीयूष गोयल का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ बता देता हूं, जिसपे बड़ा बवाल चल रहा था। उन्होंने लिखा है, किसान सुरक्षित, देश विकसित। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है। इससे घरेलू किसानों के हित सुरक्षित होंगे, स्थानीय कृषि को इतने बड़े बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस से मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ेगा। तो साफ तौर पर जो लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि किसानों का क्या नुकसान होगा, क्या किसानों को नुकसान के लिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है, तो उस पर साफ सफाई आ गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या डिटेल्स है विनय सुल्तान से जानेंगे। विनय, कैसे देखा जाए स्ट्रीट डील को, और खासतौर पर पहले पॉइंट्स बताइए कि क्या क्या डील हुई है, हमें क्या फायदा होने वाला है, अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है? पहली चीज तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये इंटरिम ट्रेड डील है, इसका फाइनल ड्राफ्ट नहीं है अभी। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है बीटीए, वो होना बाकी है। तो इंटरिम जो ट्रेड डील हुई है, जो ट्रेड डील से पहले की ट्रेड डील है, कि एक थोड़ी मोटा मोटी सहमति हम लोग बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर और आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हमारे सामने जो पॉइंट सामने आए, उसमें यह है कि एक तो इफेक्टिवली इंडिया के ऊपर जो टैरिफ 50% था, वो घट के 18% पे आ गया है। तो जो प्यूनिटिव टैरिफ था रशियन ऑयल की वजह से, वो भी हट गया है 25% का, और जो हमारे ऊपर 25% पहले टैरिफ लगा था, वो भी घट के 18 पे आ गया है। तो भारत जो है वो एक एलिट जो कंट्रीज हैं अमेरिका के साथ व्यापार में, उसमें आ गया है। भारत से कम जो है टैरिफ वो जापान का है। तो भारत दूसरे नंबर का ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे कम टैरिफ है। तो ये स्थिति है। तो ये एक तो बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं कि इंडिया के साथ में, क्योंकि इंडिया का और अमेरिका के साथ में जो ट्रेड था, उसमें ट्रेड डेफिसिट जो था वो भारत की तरफ था, मतलब ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को हो रहा था। तो अमेरिका की दिक्कत ये थी कि जितना आप हमको सामान बेच रहे हैं उतने का सामान खरीद नहीं रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया को टैरिफ किंग कह रहे थे कि इंडिया इतना टैरिफ लगाता है अमेरिकन वस्तुओं के ऊपर कि अमेरिकन वस्तुएं जो हैं वो भारतीय बाजार में एंटर नहीं कर पाती हैं, और उसके बनिस्बत भारतीय जो वस्तुएं हैं वो आराम से अमेरिका के बाजार में बिक रही हैं। तो ये स्थिति है। तो अभी जो इंटरिम टैरिफ जो है उसका हम अगर आपको मैं बताऊं कि भारत के लिए क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो इसमें टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल एंड अपीयरल्स, मतलब जो कपड़े का धंधा है, और ये आप खास तौर पे समझिए कि भारत से पहले बांग्लादेश जो है वो अमेरिका को सबसे बड़ा, मतलब रेडीमेड मार्केट का, गारमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। और एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बांग्लादेश की, वो रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर ही चलती थी। और जब जैसे ही अस्थिरता बांग्लादेश में आई, तो हमको ये लगा था कि ये भारतीय जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए बड़ा मौका है कि वो अमेरिकन मार्केट में पेनिट्रेट करे और वहाँ पे जाके अपनी सामान बेचे। लेकिन उसके ऊपर टैरिफ आ गया, तो ये स्थिति बनी कि अब जो है उसके ऊपर टैरिफ धीरे धीरे घट रहा है। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर घट रहा है। आर्टिजन्स प्रोडक्ट हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं, उनके ऊपर टैरिफ, क्योंकि भारत का एक बड़ा बाजार जो था वो हैंडीक्राफ्ट का, वो अमेरिका था, और उसके ऊपर टैरिफ लगने की वजह से वो भी परेशान थे, हैंडलूम वाले और हैंडीक्राफ्ट वाले। तो वो भी उसके ऊपर भी टैरिफ जो है वो घट के 18% हो गए। मशीनरीज के अलावा जो है भारत की तरफ से इसके अलावा जो जीरो टैरिफ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत में एक बड़ी मंडी है जिसको हम सूरत के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे दुनिया का लगभग 80% डायमंड जो है वो पॉलिश के लिए आता है। वहाँ पे कटिंग और पॉलिश का बड़ा कारोबार है। तो वो डायमंड जो है वो भी जा रहा है, मतलब उसके ऊपर भी जीरो टैरिफ के ऊपर बात हो रही है। उसके अलावा भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उसके ऊपर भी बात हो रही है कि भारतीय जो जेनरिक दवाएं हैं, वो बड़ा हिस्सा, 18% के तकरीबन हिस्सा जो है अमेरिका का दवाओं का, वो भारतीय दवाएं हैं जो कि जेनरिक दवाएं हैं। तो उसके ऊपर भी टैरिफ था, वो भी घट के अब जो है जीरो की तरफ अमेरिका लेके जा रहा है। अच्छा, मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। जैसे मैं सेक्टर्स वजह बता रहे थे विनय, तो टेक्सटाइल और कपड़े जो उसका व्यापार है, उससे जुड़े जो व्यापारी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको फायदा होगा। चमड़ा और जूते के जो चमड़े के जो जूते होते हैं, उन व्यापारियों को फायदा होगा। आगरा, कानपुर की इंडस्ट्री
लेदर की, उनको फायदा होगा। प्लास्टिक और रबड़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फायदा होगा। मशीनरी जो जाती, तमाम पार्ट्स जाते हैं, उसमें फायदा होगा। ऑर्गेनिक केमिकल जो जाते हैं, होम डेकोर जो जाता है, हस्तशिल्प जो जाता है, कारीगरी जो चीज़ें जाती हैं हाथ से बनी हुई, उसमें सब में टैरिफ में भारत को रियायत मिलेगी। यानी कि भारतीय निर्यातक जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक बड़ा लाभ हो सकता है इस पूरे जी। अब अच्छा, इसमें भारत को क्या देना पड़ रहा है? और ये इंटरिम डील है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। तो भारत ने $500 बिलियन का एनर्जी सेक्टर में परचेज जो है अमेरिका से को वो कमिट किया है कि हम एनर्जी और टेक्नोलॉजी $500 बिलियन की आपसे खरीदेंगे। सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, विमान और विमान के पार्ट्स वो हैं, टेक्नोलॉजी कीमती है, धातुएं हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं और तो कोकिंग ये कोल। तो ये हमने $500 बिलियन का उनसे परचेज कमिट किया है। अब आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी में हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा जो आ रही थी, हम लगातार ये कह रहे थे कि हमको डेटा सेंटर्स चाहिए, तो वो डेटा सेंटर्स नहीं बन पा रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो HAL तेजस बना रही थी, तेजस मार्क 1 मार्क 2, जो कि हमारा इंडिजीनियस लाइट वेट विमान है, और इसको हम 20 साल से लगातार बना रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि उसमें जो इंजन हमने जिसका अप्रोप्रिएशन किया था अपने डिज़ाइन में, वो जनरल मोटर्स का इंजन था। वो जनरल मोटर्स का इंजन जो है हमको मिल नहीं पा रहा था इस टैरिफ वॉर के चक्कर में। तो अमेरिका ने ये कहा है कि वो उनके ऊपर जो टैरिफ है वो भी कट डाउन होंगे। तो ये जो हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो तमाम चीज़ें थी, क्योंकि इंजन हमारे पास था नहीं, और जिस तरह थ्रस्ट का इंजन चाहिए था, हमने जनरल मोटर्स के इंजन को लेके वो अपना का पूरा विमान डिज़ाइन किया था, तो वो उसका प्रोडक्शन रुका हुआ था, जिसके ऊपर बार बार एयर चीफ मार्शल जो है ये तनकीद कर रहे थे HAL के ऊपर कि HAL कभी भी समय पे अपने विमान जो है या अपने ऑर्डर्स जो है समय पर डिलीवर नहीं कर पाता है। लेकिन उसके पीछे की वजह ये थी कि अमेरिका से जब इंजन ही नहीं आ रहा है, तो बना बनाया जो खाका है उसमें जब इंजन ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो डब्बा है। तो ये स्थिति थी, तो वो भी गति पकड़ेगा। HAL के लिए एक बड़ी खबर ये है। तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिका ने एक और ख़ास बात कही है, जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में हम लगातार ये सुन रहे थे कि बहुत उसके ऊपर दोनों देशों में कड़े नेगोशिएशन हुए हैं, और अमेरिका की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खुल गया है अमेरिका के लिए। तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोयाबीन ऑयल हैं, फ्रेशली फ्रूट्स जो हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट्स जो फल आते हैं, वो हमारे यहाँ पे अमेरिका चाइना से भी आते हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट वगैरह। अब तो भारत में खेती होने लगी, लेकिन फ्रूट्स का बाहर से आना कोई बहुत जो है ऐसी बात नहीं है कि बहुत अनोखी बात हो भारतीय मार्केट के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि ड्राइड डिस्टिल्ड जो ग्रेन्स हैं, वो अब आप ये समझिए कि कई ऐसे ग्रेन्स हैं, कई ऐसे अनाज हैं जिनसे शराब बनाई जाती हैं। तो शराब बनाने में तो उसका स्टार्ट जो है वो अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। जो स्लेरी बचती है उसको सुखा के और फिर उसको जानवरों को देने का चलन अमेरिका में है। और वो जो है जैसे हम जिसको कहते हैं कि पशु आहार, तो पशु आहार हमारे यहाँ से वो सेक्टर हमने खोला है कि वहाँ से पशु आहार हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं सारे बता देता हूँ। जो पशु चारे वाला जो इस्तेमाल आता है, वो उत्पाद आएंगे भारत में, जिस पर टैरिफ या तो कम किया जाएगा या जीरो किया जाएगा। सूखे मेवे आएंगे, इसके अलावा ताजे और प्रोसेस्ड फल आएंगे जो मैंने बता रहे थे, सोयाबीन का तेल आ सकेगा, वाइन और स्पिरिट आ सकेंगी। इस तरह के मतलब कुछ उत्पाद हैं जिनको छूट दी गई। इसके वाइन एंड स्पिरिट के ऊपर भी हमारे यहाँ पे 150% टैरिफ था। और अमेरिका जो है वो एक विस्की का एक प्रकार होता है बार्बन, उसको बहुत बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करता है। वाइन को भी बहुत बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करता है। वाइन मतलब जो अंगूर से जो वाइन बनती है वो, हमारे यहाँ पे सामान्य तौर पर शराब को ही वाइन कह देते हैं कई लोग। तो उसका प्रोडक्शन अमेरिका में खूब बड़े पैमाने पे होता है। अब 150% के टैरिफ से होता ये था कि वो कम्पीट नहीं कर पाती थी। तो जो वहाँ पे सामान्य सेक्टर के जो बार्बन्स थे, वो अमेरिका में भारत में आके प्रीमियम सेक्टर के हो जाते थे। उनकी कीमतें 5-6 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये पर बॉटल चली जाती थी। तो उसके ऊपर से टैरिफ घट रहा है। तो उसके वजह से क्या है कि भारत के जो ये डिस्टिलरी एंड शराब का जो मार्केट है, वहाँ पे भी अमेरिका की रिसाई, वहाँ पे भी अमेरिका का पेनिट्रेशन हो जाएगा इसके बाद में। यही अमेरिका लगातार मांग कर रहा था। और लगभग आप ये देखिए कि जिस खाके पे ये जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है, आगे भी डील लगभग इसी तरीके से फिक्स होनी तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ये बोला है कि भारत के साथ वो टेक्नोलॉजी में ट्रेड करेगा। वो ग्राफिक प्रोडक्शन यूनिट जो GPUs हैं, उसके अलावा एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अलावा डेटा सेंटर जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो अमेरिकन कंपनीज जो है यहाँ पे आएंगी, वो लगाएंगी। इसके अलावा स्टारलिंक जो हम लगातार जिसका वेट हो रहा है भारत में कि स्टारलिंक आए तो एक बेहतर जो है हमारे पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट नेटवर्क बड़ी दिक्कत है भाई देश में अपने, तो आप लोग जान ही रहे हैं। वो उसके भी आने के रास्ते जो हैं वो साफ है। ऐसे क्षेत्रों में तो कंपटीशन बढ़ना चाहिए, उससे ग्राहकों को ही फायदा है मुझे लगता है।
तो हाँ, स्टारलिंक मतलब हालांकि स्टारलिंक के जो बाकी देशों में जहाँ उसकी रेट्स हैं वो मतलब भारत में जो डेटा है उसके मुकाबले बहुत, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा जो है प्रोवाइड किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरेंगे तो उनको अपने रेट्स नीचे लाने ही पड़ेंगे, तभी वो कॉम्पीट कर पाएंगे। वरना जिसको 100 रुपए 200 रुपए के रिचार्ज का 250 रुपए की रिचार्ज की आदत बनी हुई है, वो कहाँ जाकर कराएगा महंगा, तो आना तो उनको उसी रेट पे पड़ेगा। और ये देखिए कि आप खास बात ये देखिए कि जब अमेरिका ने ये कहा था कि हम नए सिरे से तमाम देशों के साथ में ट्रेड डील करेंगे और नए सिरे से हम अपने ट्रेड डेफिसिट को देखेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पहलकदमी की थी, और भारत पहला देश था जिसने अमेरिका के साथ में नई ट्रेड डील साइन करने के लिए पहलकदमी की थी, और सबसे अंत में जो है भारत की ट्रेड डील हो रही। तो इसमें यह दिया गया है कि जो शुरुआत में ही लिखा गया है कि 13 फरवरी 2025 को जो दोनों नेताओं के बीच में बैठक हुई, उसके बाद जो ट्रेड डील का नेगोशिएशन शुरू हुआ, बायलैटरल ट्रेड डील BTA, तो वो अब जो है वो फाइनल स्तर पे पहुंच रहा है। और क्योंकि अभी तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, ये इंटरिम ड्राफ्ट है, तो इंटरिम ड्राफ्ट है, तो ये और काफी सारी चीजें इसमें क्लियर हुई, खासतौर पर जिन पर विवाद था कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर खोला गया है तो तमाम तरह के जो अन्न होते हैं, दालें होती हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध दही घी, इस तरह की चीजों के लिए अमेरिका का बाजार, जो भारत का बाजार है अमेरिका के लिए, नहीं खोला गया है। जो कुछ चीजें हैं जो सोयाबीन और तेल और पशु चारा, वो मैंने आपको बताया, विनायक ने आपको बताया, वो चीजें खोली गई हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तमाम डेटा सेंटर्स, जिससे तमाम फायदे भारत को होंगे, जिसमें पीयूष गोयल ने आंकड़ा भी दिया कि $30 ट्रिलियन के लगभग, यानी कि 27 लाख करोड़ रुपए का बाजार खुलेगा भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका में। वो बात अलग है कि भारत भी अमेरिका से अगले 5 साल में करीब 50,000 करोड़, यानी कि 45 लाख 30 हजार करोड़ रुपए का करीब जो है व्यापार करेगा, यानी कि वहां का सामान भारत खरीदेगा। तो ये सहमति जताई गई है और साफ तौर पर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे सफाई दे दी गई। बाकी प्रधानमंत्री का ट्वीट भी इस मसले पर आ गया है, पीयूष गोयल का ट्वीट अपने आपको दिखाया। प्रधानमंत्री ने भी इस मसले पर अपनी टिप्पणी की, उन्होंने लिखा है कि ये भारत के मेहनती लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है, इससे महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये ढांचा हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा। इसमें सौरभ, दो चीजें जो हैं जिसके ऊपर अभी स्पष्टता नहीं है। पहली बात यह है कि इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी रशियन क्रूड ऑयल की बात नहीं हुई। हालांकि ये कहा गया है कि भारत जो है 500 बिलियन का एनर्जी, जिसमें एनर्जी सेक्टर जोड़ा गया है, इसका मतलब क्रूड ऑयल जो है हम खरीदेंगे अमेरिका से, तो ये कहा गया है, लेकिन रशिया का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरा, भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है H1B वीज़ा, जो मतलब एक्सपर्ट जो वर्किंग वीज़ा है वो, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि H1B वीज़ा का 80 से 90% जो हिस्सा है वो भारत के खाते में जाता था। जो टोटल वीज़ा अमेरिका जारी करता था उसमें से 80 से 90% भारतीय उस वीज़ा के तहत वहाँ जाते थे ऑन साइट ड्यूटी करने के लिए अमेरिका में, तो उसके ऊपर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो H1B वीज़ा है वो बड़ा जरिया था भारत के लिए अपने विदेशी जो धन है उसको लेने का। जो डॉलर्स का हमारा जो भंडारण होता था उससे, वो वहाँ से क्योंकि पैसा आता था डॉलर्स में, तो वो बड़ा जरिया था हमारे विदेशी मुद्रा कोष का। तो ये H1B वीज़ा के ऊपर भी बात नहीं हुई है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो छूटे हैं, खासतौर पर रशियन ऑयल, जिसपे रशिया की तरफ से टिप्पणी भी आई थी कि भारत सरकार, जब डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आ गया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, उस पर रूस की तरफ से बयान आया था कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो तेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो अब जो ऑफिशियल नोट्स आ रहे हैं यूएस की तरफ से, भारत की तरफ से, उसमें रूस के तेल का कोई जिक्र नहीं है। ये जरूर जिक्र है कि एनर्जी सेक्टर से भारत अमेरिका से क्या खरीदने वाला है, कितने लाख करोड़ का व्यापार करने वाला है, इसका जिक्र जरूर है, पर रशिया का जिक्र नहीं है। और जो H1B वीजा की बात कर रहे थे और जो विवादित पॉइंट्स है उस पर क्लैरिटी आ गई है कि दूध, डेयरी और जो अपना एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। तो तमाम इसमें अच्छी चीजें हैं मुझे लगता है, जिससे भारत को फायदा होगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते भी सुधरेंगे, रूस से बिना बिगड़े। जो फिलहाल अभी कागज है उसे समझ में आ रहा है, रूस से क्या रहेगा वो तो अलग भारतीय सरकार जब सामने आएगी और बात करेगी वो समझ में आएगा, मगर तमाम चीजें मुझे लगता है इससे क्लियर होंगी। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो 50% टैरिफ लग रहा था भारत पर, वो अब 18% हो गया, लागू हो गया है। अच्छा, जैसे इस पे लोग ये कह रहे हैं कि मैं कुछ इंस्टाग्राम पे देख रहा था, इन्फ्लुएंसर्स हैं तमाम कह रहे थे कि भारत इसको सफलता बता रहा है, बड़ी डील बता रहा है, मगर भारत पर पहले तो 0% था, अब 18% लग गया है, तो ये जीत कैसे हुई? 0% का भी नहीं इस तर्क दिया जा रहा है, इस पे मैं जानना उस सेक्टर टेक्नोलॉजी जैसे फार्मा, जो जेनरिक मेडिसिन वगैरह हैं, उसके ऊपर नहीं होता था टैरिफ,
वो उसके अलावा ऐसा नहीं था कि अमेरिका कभी टैरिफ नहीं लगाता था। हमारे सामानों पे टैरिफ लगता था, कई बार टैरिफ जो है वो रिम्बर्स हो जाता था कई सामानों पे। वो एक बड़ी लिस्ट थी जिसको पिछले डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछला कार्यकाल था उसमें से बाहर निकाल गया था। 25 से 30 सेक्टर्स ऐसे थे, लेकिन टैरिफ लगता था कभी किसी पे 11 अलग अलग किस्म के टैरिफ थे। सामने से क्या तर्क आ रहा है? जैसे एक तरफ कहा जा रहा है कि 0 से 18 हो गया किसी चीज, तो सामने से तर्क आ रहा है दूसरी तरफ से कि जो ट्रंप है वो लगातार दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो उनके मुकाबले भारत को कम टैरिफ लगा है। 18% कम टैरिफ है अगल बगल अगर आप देखेंगे। देखिए बहुत हम क्योंकि कैसे देखें, मतलब हमारा जो दर्शक है वो बड़ा रैशनल है, वो क्या है कि न्यूट्रल पक्ष जानना चाहता है न्यूट्रल, सही बात क्या है। एक तरफ कहा जा रहा है जीत है, एक तरफ कहा जा रहा है कि डुबा दिया है, बेच दिया है, इस तरह की बातें की सही बात क्या है? मैं न्यूट्रल पक्ष ही आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी एंजाइटी थी इस ट्रेड डील को कि डेयरी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कितना घुस पाएगा अमेरिका या कितना बाजार हम खोलेंगे। तो लिमिटेड एक्सपोजर हमने अमेरिका को दिया है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक्सपोजर हमने नहीं दिया है, पूरा मार्केट नहीं खोल के दे दिया है उनको कि आप एग्रीकल्चर में भी। हाँ, मतलब जैसा कि पेश किया जा रहा था कि सब कुछ खोल दिया है, किसानों को नुकसान हो जाए, वैसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भारत जो है वो मैं एक बार इसी सिलसिले में जो ट्रेड डील के सिलसिले में एक कोई राजनयिक है उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने रिटायर्ड राजनयिक से सीजन थे, उन्होंने ये कहा कि इंडियन बाबूज जो हैं वो बहुत हार्ड नेगोशिएटर्स हैं। वो ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी बहुत प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि बहुत हार्ड नेगोशिएटर्स हैं। तो वो जो लोग वहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे हित जो हैं वो बहुत ज़्यादा। तो वो जो बात हम बार बार वीडियो में कह रहे थे कि भारत को ये डील कितनी किफ़ायती साबित होगी वो देखना होगा और अर्ली कमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो ये स्थिति है। और अभी ये जो इंटरिम डील है ये भी मतलब मेरे को ये लग रहा है कि ये थोड़ा जो है एक हमको खाका दे रही, लेकिन अभी आगे इसमें क्या खुलता है, डेयरी सेक्टर में भी क्या खुलता है। लेकिन ये था कि हम डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो खोला गया है, मतलब कम से कम पशु आहार के सिलसिले में खोला गया। हम एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं। सोयाबीन हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पाम ऑयल हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता है, तमाम सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं जो हमारे देश में नहीं उगती हैं। जैसे जैतून का तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, खूब मतलब अपर मिडिल क्लास में खूब खाया जा रहा है कुकिंग ऑयल के तौर पे। तो वो चीज़ें जो हैं हो सकता है वो इंपोर्ट हों, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो खोले। तो ये हुई एक बात कि टैरिफ जो है 18% पे आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि $500 बिलियन का जो परचेज एग्रीमेंट है कि हम $500 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसमें हम क्या ले रहे हैं, मतलब वो $500 बिलियन से हम क्या खरीद रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज खरीद रहे हैं, हम कुछ ऐसे जरूरी पार्ट खरीद रहे हैं जो कि। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिका का जो मेडिकल सेक्टर था, मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके ऊपर भी बहुत टैरिफ था कि वहाँ पे जो मेडिकल टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया में नहीं घुस पाती थी आसानी से। तो ये एक बढ़िया खबर है कि उसके ऊपर से इंडिया ने टैरिफ। इससे माना जा रहा है कि भारत के जो अस्पताल हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसमें चीजें अच्छी होंगी। तो अब आप ये समझिए, एक सिटी स्कैन मशीन है वो भी बहुत महंगी है, एक MRI मशीन है वो भी बहुत महंगी है। अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन अमेरिका से जो हम लोग पार्ट मंगा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इस किस्म की प्रोडक्शन जो है, आप ये समझिए वो किसी भी दिन में जो अमेरिका खुद प्रोड्यूस कर रहा है वो क्वालिटी वाइज चाइना से बेहतर है एनी डे। मतलब आप अगर उनका कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे तो, क्योंकि उनके लिए नॉर्म्स जो हैं वो रेगुलेशंस बहुत हार्ड हैं। चाइना जो है वो मास प्रोड्यूसर है और वो प्रोड्यूस करता है खासतौर पर अफ्रीका और ऐसे ही इस भारत जैसे देशों के लिए जहाँ पे कम इनकम ग्रुप, जो लोअर इनकम ग्रुप है, वो एक बड़ा स्ट्रेटा है। तो अमेरिका के लिए वो दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर आएगी, टेक्नोलॉजीज हमारे पास में आएंगी। तो ऐसा ये भारत के हेल्थ सेक्टर में एक अच्छा शुरुआत हो सकती है। तो ये बड़ी बात है। डेटा सेंटर्स हम बहुत समय से मांग रहे थे, क्योंकि हमारे साथ में दिक्कत ये है कि अभी तक जो भारत की पहचान थी वो सर्विस सेक्टर की पहचान थी, हम आउटसोर्स कर रहे थे। अमेरिकन कंपनी जो सिलिकॉन वैली है वो भारतीयों के पसीने और खून पे खड़ी हुई कंपनी, मतलब वैली है पूरी। और हम यहाँ पे होते हुए भी जब हमारे पास में सारा टैलेंट है और तमाम सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद जो है हम यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। डेटा सेंटर्स हमारी बहुत लंबी मांग थी। तीसरी ये कि डेटा सेंटर्स के जरिए हमारे लिए आसान हो जाएगा तमाम सारी चीज़ों को देखना, तमाम डेटा को एनालिसिस करना। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से भी चीज़ें आसान हो जाएगी। अभी आप समझिए कि मान लीजिए कोई कत्ल के केस में कोई आदमी फरार है, उसका अगर आपको डेटा चाहिए व्हाट्सएप का, तो आपको व्हाट्सएप को लिखना पड़ेगा, फिर FIR की कॉपी भेजनी पड़ेगी। ये 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का प्रोसेस है। तो
इस प्रोसेस से मतलब ये आपको आसानी हो जाएगी जब गूगल जैसे और मेटा के यहाँ पे अगर डेटा सेंटर्स खुलेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा भारतीय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि वहाँ पे कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा और चीज़ें करना आसान हो जाएगा। दूसरा, इंडियन टेक सेक्टर में डेटा सेंटर्स जो हैं वो नए तरीके से जान फूंक सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो मोटी चीज़ें आई हैं वो सामने आपके हमने रख दी हैं और इसमें दो तरह के पक्ष आपको तमाम जगह सुनने को मिलेगा। एक तरफ बताया जाएगा बहुत बड़ी जीत है, एक तरफ बताया जाएगा कि बिल्कुल बेकार कर दिया, डील नहीं कर पाए, बैलेंस मैं मानता हूं कि ये हाँ, मगर जो है वो हमने आपके सामने रखा कि एग्रीकल्चर और डेयरी का व्यापार बाजार नहीं खोला गया है अमेरिका के लिए, कुछ चीज़ों में छूट दी गई है और तमाम ऐसी चीज़ें अविनय बता रहे थे जो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं, तो कुछ चीज़ें खोली गई हैं। तमाम बातें अभी आगे और सामने आएंगी इस पूरे डील को लेकर। ये इंटरिम जो कागज़ आए हैं, इंटरिम डील के आए हैं, अभी फाइनल डील आना बाकी है। तो कुछ पॉइंट सामने जो आए हैं अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, जो पीयूष गोयल ने जिक्र किया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डाला है, वो आपके सामने हमने रखा। आपका जो डील फिलहाल सामने जितनी आई है वो हमने जो बताया, उसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी जैसे जैसे इसमें और चीज़ें सामने आती जाएंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। आप न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।